कश्मीर की वादी में भोले की शादी में हर हर महादेव, हर महादेव, जय भोले, जय जय भोले। जय भोले। जय भोले। तो भाई सुबह के 8 बज रहे हैं और हमने अपनी यात्रा चंदनवाड़ी से स्टार्ट कर दी है और ये यात्रा पूरी 35 किलोमीटर की आपकी अमरनाथ गुफा तक। और अगर आपको रास्ते में पिट्ठू करना है या फिर घोड़ा करना है तो आपको यहीं चंदनवाड़ी से पर्ची कटवानी पड़ती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आगे मैं आपको घोड़ों के और पिट्ठू के सारे रेट बताऊँगा, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। चंदनवाड़ी वो स्थान है जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप भारत के किसी भी बड़े शहर से जम्मू तवी तक ट्रेन ले सकते हैं और फिर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुँचकर आपको जो सबसे पहला काम करना है वो ये कि आपको स्टेशन के बाहर से अपना RFID कार्ड कलेक्ट करना होता है, जिसके लिए आपको अपना परमिट और मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना कंपल्सरी है। RFID कार्ड कलेक्ट करने में आपको 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है और इसके बाद आपको जो दूसरा ज़रूरी काम करना है वो ये कि आपको एक लोकल सिम खरीदना होता है, क्योंकि यहाँ दूसरे किसी भी राज्य का सिम काम नहीं करता। यहाँ आपको 350 रुपये में एयरटेल या फिर जियो का सिम मिल जाता है, जिसे एक्टिवेट होने में 20 मिनट से आधा घंटा लग सकता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जियो का ही सिम लें, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान जियो के नेटवर्क एयरटेल के मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद आप रेलवे स्टेशन के बाहर से भगवती नगर बेस कैंप के लिए बस ले सकते हैं, जहां आप नाइट स्टे करके अगले दिन सुबह 3 बजे पूरे कॉन्वे के साथ पहलगांव निकल सकते हैं। और अगर आप हमारी तरह अपना एक दिन वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप टैक्सी स्टैंड से पहलगांव के लिए या फिर बलताल के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। अगर आप बालटाल के लिए पूरी कैब बुक करना चाहते हैं तो आपको 11,000 रुपये तक पे करना पड़ सकता है। और अगर आप पहलगांव के लिए कैब बुक करते हैं तो आपको 7,500 से 8,000 तक पे करना पड़ सकता है। और अगर आप रेलवे स्टेशन से ऑटो करके गुमट चौक तक चले जाते हैं तो यहाँ से आपको 6,000 से 6,500 तक पहलगांव के लिए कैब मिल जाती है, जिसमें आपको 1,500 से 2,000 तक का फ़ायदा हो सकता है। मैं ऐसा आपको इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि हमने भी अपनी पहलगांव कैब गुमट चौक से ही बुक करी थी। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से पहलगांव की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में आपको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। पूरे रास्ते में जगह जगह पर आपको भोलेनाथ के भक्तों द्वारा चलाए जाने वाले भंडारों की सुविधा मिल जाती है। NH44 से आप उधमपुर, रामबान और फिर अनंतनाग होते हुए पहलगांव तक पहुंच सकते हैं। पहलगांव में एंटर करते ही आपको सिक्योरिटी चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, जहां आपको अपने लगेज और गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग करवानी होती है, जिसमें आपको आधे घंटे के करीब लग सकता है। हमें पहलगांव तक पहुंचने में दिन के 3 बज गए थे, इसलिए आज हम हमारी अमरनाथ की यात्रा शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंदनवाड़ी से आपको दिन के 12 बजे के बाद आगे जाने नहीं दिया जाता है। इसलिए आज हम डिसाइड करते हैं कि हम पहलगांव में ही नाइट स्टे करेंगे। पहलगांव में आपको होटल्स और लॉजेस के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां आपको 1,500 से 2,000 तक एक डिसेंट रूम मिल जाता है। यात्रा की वजह से आजकल रूम के प्राइस थोड़े ज़्यादा हैं और बाकी के दिनों में आपको यहाँ 1,000 रुपये तक भी रूम मिल जाता है। नुनवान बेस कैंप, जहाँ सरकार द्वारा यात्रियों के ठहरने के लिए यात्री निवास बनाए गए हैं, आप चाहे तो वहाँ भी नाइट स्टे कर सकते हैं। और फिर शाम को थोड़ा आराम करके हम निकल पड़ते हैं पहलगांव की लोकल मार्केट घूमने। यहाँ मार्केट में आप ड्राई फ्रूट्स, वुडन हैंडीक्राफ्ट और कश्मीरी स्टाइल में तैयार किए गए गर्म कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शॉपिंग यात्रा से लौटते समय ही करें, नहीं तो बेवजह आपका लगेज बढ़ सकता है। अगले दिन सुबह करीब 4:30 बजे हम यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने होटल रूम से चेकआउट करके हम चंदनवाड़ी के लिए कैब ले लेते हैं। पहलगांव से चंदनवाड़ी का डिस्टेंस करीब 15 किलोमीटर है,
जिसके लिए आपको शेयरिंग कैब में पर हेड 200 रुपये पे करने होते हैं और यही गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट भी है। करीब आधे से पौने घंटे में हम चंदनवाड़ी पहुंच जाते हैं। वैसे हो सके तो आप जितनी जल्दी अपनी यात्रा शुरू कर ले आपके लिए उतना ही बेहतर है। अगर मौसम सही हो तो चंदनवाड़ी से सुबह 4 बजे यात्रियों की पहले बैच को रवाना कर दिया जाता है। चंदनवाड़ी में आपको सिक्योरिटी चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, जहां आपको अपना RFID कार्ड दिखाना होता है और इसमें आपको आधे से 1 घंटा भी लग सकता है। अगर आप आगे के लिए पोर्टर या फिर घोड़ा करना चाहते हैं तो आपको चंदनवाड़ी से ही रिसिप्ट कटवानी पड़ती है। अगर आपका लगेज लगभग 20 kg है तो चंदनवाड़ी से शेषनाग तक पोर्टर का रेट 2000 रुपये है और अमरनाथ गुफा तक यही रेट 3300 रुपये है। और अगर आप चंदनवाड़ी से शेषनाग तक घोड़ा करते हैं तो आपको 2200 रुपये पे करने होते हैं और वहीं अगर आप अमरनाथ गुफा तक घोड़ा करते हैं तो आपको 4500 रुपये पे करने होते हैं। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट है, आपको इसके अलावा 1 भी रुपया ऊपर नीचे पे नहीं करना होता। यहाँ आपको एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ रिसिप्ट कटवाते हैं उसे आपको पोर्टर या फिर घोड़े वाले के हाथ में तभी देनी है जब वो आपको प्रॉपर तरीके से डेस्टिनेशन तक पहुँचा दे। अगर आप गलती से उसे रिसिप्ट पहले ही दे देते हैं तो वो हो सकता है कि आपको बीच रास्ते में ही छोड़कर निकल लें, क्योंकि ऐसी घटना कई यात्रियों के साथ घट चुकी है। और आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिसिप्ट की फ़ोटो भी रख लें, क्योंकि उस पर पोर्टर और घोड़े वाले का ID नंबर होता है जिससे उसे ट्रैक किया जा सकता है। बाकी आप बेचिंत रहिए, ऐसी घटना बहुत कम यात्रियों के साथ होती है। ज़्यादातर यहाँ के लोकल लोगों का व्यवहार यात्रियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज मेरे साथ यात्रा में 3 दोस्त और हैं। तो ये है बीच में रेणुका, इधर हिमांशी और ये है श्यामल। हेलो। तो हम चारों आज निकल पड़े हैं शिव की नगरी में। जय भोले की जय भोलेनाथ। चंदनवाड़ी में यात्रा शुरू करने से पहले आप अच्छे से नाश्ता जरूर कर लें। यहाँ भंडारों में आपको हर तरह का भोजन मिल जाता है, जहाँ आप बड़े आराम से बैठकर भोजन कर सकते हैं। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप तक की दूरी 3 किलोमीटर है और ये रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला है, जिसके लिए आपको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और पिस्सू टॉप से पहले आपको कोई और भंडारे की सुविधा भी नहीं मिलती है। अमरनाथ यात्रा में एक चीज़ बहुत अच्छी आपको मिलेगी कि यहाँ पे पैदल जाने वालों के लिए रास्ता अलग से और घोड़ा जाने वालों के लिए रास्ता अलग से। ये देखिए, तो ये नीचे जो रास्ता जा रहा है यहाँ से घोड़ा बग्गी वाले जा रहे हैं और यहाँ से पैदल यात्री ऊपर के लिए जा रहे हैं। तो 2 किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके हैं। और अगर बाय चांस आप चंदनवाड़ी से घोड़ा या फिर पिट्ठू नहीं कर पाते हैं, घोड़ा तो नहीं बट पिट्ठू आपको पूरे रास्ते मिलते रहते हैं, क्योंकि घोड़ों का जो है वो रास्ता अलग कट जाता है, तो घोड़े की आप गारंटी नहीं ले सकते। बट जो पिट्ठू है आपको ऊपर तक जहाँ तक आप लेना चाहें मिल जाता है। तो यात्रा में पूरे रास्ते आपके हर 2 किलोमीटर में मेडिकल पॉइंट बने हुए हैं। और अगर आपको बाय चांस हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है या फीवर, कुछ भी हाई BP लो BP की शिकायत हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉपर डेजिग्नेटेड डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो आपका चेकअप करते हैं और आपको उस हिसाब से दवाई देते हैं। तो फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पूरे रास्ते। और यहाँ जगह जगह पर आपको शरबत और नींबू पानी की मुफ्त सेवा भी दी जाती है। पिस्सू टॉप की ऊंचाई लगभग 11,000 फीट है और यहाँ तक पहुँचने में आपको 1.5 से 2 घंटे बड़े आराम से लग जाते हैं। यहाँ पहुँचकर हम भंडारे में हल्का सा नाश्ता करते हैं और कुछ देर आराम करके फिर दोबारा से अपनी यात्रा चालू कर देते हैं। भंडारों के पास ही आपको पब्लिक टॉयलेट की सुविधा भी मिल जाती है, जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है। यात्रा के दौरान आपको कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ ज़रूर रखना है, जैसे कि एक गर्म जैकेट, वुलन कैप, ग्लव्स, सॉक्स, वुलन पैंट, एक रेनकोट, एक प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ और ज़रूरत की कुछ मेडिसिन।
और आपको कोशिश करना है कि जितना कम हो सके उतना कम सामान आपको लेकर चलना है। और आप चंदनवाड़ी से एक 30 रुपये में लाठी जरूर खरीद लें, क्योंकि यही आपके पूरी यात्रा में आपका साथ देगी। पिस्सू टॉप के बाद जो अगला स्टॉप है वो है जैजीबल, जिसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और ये रास्ता ज़्यादा चढ़ाई वाला नहीं है। इसे आप बड़े आराम से 1.5 से 2 घंटे में कवर कर लेते हैं। पिस्सू टॉप के बाद कश्मीर वैली की सुंदर वादियाँ आपको दिखाई देने लगती हैं और ये रास्ता और भी खूबसूरत हो जाता है। और फिर लगभग दिन के 1 बजे हम जैजीबल पहुँच जाते हैं, जहाँ भोले की भक्ति में रमे हुए भक्त मस्त होकर गानों की धुन पर झूम रहे होते हैं। जैजीबल से जो अगला पड़ाव है वो है शेषनाग बेस कैंप, जिसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। और आज रात हमें शेषनाग में ही बितानी पड़ेगी, क्योंकि 2 बजे के बाद शेषनाग से यात्रियों को आगे जाने नहीं दिया जाता। जैजीबल के बाद रास्ता और खूबसूरत हो जाता है। यहाँ आपको जगह जगह पर झरने दिखाई देते हैं और कई सारे ग्लेशियर्स भी दिखाई देते हैं, जहाँ लोग एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले बनाकर फेंक रहे होते हैं। इस रास्ते में कई जगह पर चढ़ाई और कभी उतराई रहती है, और अगर आप आराम से सफ़र के मज़े लेते हुए चलते हैं तो आप 3 से 4 घंटे में शेषनाग बेस कैंप पहुँच जाते हैं। यहाँ से अब शेषनाग बेस कैंप के लिए 2 किलोमीटर का ट्रैक और बचा है, और वो सामने आप देख रहे हैं शेषनाग झील, और उसके ठीक ऊपर ही वहाँ पे बेस कैंप है जहाँ आज हमें रुकना है। तो वैसे तो हम सोच रहे थे कि आज आगे निकल जाएंगे, बट 2 बजे के बाद आगे जाना अलाउड नहीं है, तो आज रात हमें यहीं स्टे करना पड़ेगा। शेषनाग झील को आप गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे ये शेषनाग का फन है और ये पीछे इनकी पूंछ है, बल खाती हुई बिल्कुल आखिरी तक, तभी इसको शेषनाग झील कहा जाता है। शेषनाग बेस कैंप की ऊंचाई लगभग 12,500 फीट है, और यहाँ पहुँचकर आपको सबसे पहला काम जो करना होता है वो ये कि आपको रात को रुकने के लिए टेंट ले लेना होता है। यहाँ अगर आप शेयरिंग टेंट लेते हैं जिसमें 10 लोगों को अकोमोडेट किया जाता है तो आपको पर पर्सन 540 रुपये पे करने होते हैं, और अगर आप हमारी तरह प्राइवेट टेंट करते हैं तो 2 लोगों के टेंट के लिए आपको 800 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। यानी कि 2 लोगों वाले प्राइवेट टेंट के लिए आपको टोटल 2,000 और 4 लोगों वाले प्राइवेट टेंट के लिए आपको 3,500 रुपये पे करने होते हैं। और आप चाहें तो भैया से थोड़ा बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। यहीं शेषनाग बेस कैंप में आपको बेस हॉस्पिटल की सुविधा भी मिल जाती है, जहां किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल वार्ड भी बनाया गया है। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम सभी शेषनाग बेस कैंप में। तो अभी काफ़ी मौसम आज ख़राब है, तो यात्रा अभी तक खुली नहीं गई है। आप देख सकते हैं मौसम की हालत। तो जब तक मौसम खुलेगा नहीं पूरी तरीके से तो यात्रा खोली नहीं जाएगी। तो तब तक यही बोला गया है कि आप अपने टेंट में इंतज़ार कीजिए। सुबह 10 से 11 बजे तक लगातार बारिश होने के कारण एक दिन के लिए यात्रा रोक दी गई, और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से एक दिन के लिए सभी यात्रियों के लिए स्टे फ्री कर दिया गया। और फिर दिन में हम टाइम पास करने के लिए शेषनाग झील की तरफ निकल पड़े। इस झील की जितनी भी तारीफ करी जाए कम है। इसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए आपके पास कवि के अल्फाज होने चाहिए, जो मेरे पास तो है नहीं। अगले दिन सुबह करीब 7 बजे हमने तैयार होकर सबसे पहले भंडारे में अच्छे से नाश्ता किया, और फिर शेषनाग से पंचतरनी के लिए हमने 2,000 रुपये में एक पोर्टर भैया को बुक कर लिया, और करीब 8 बजे हमने अपनी पंचतरनी के लिए यात्रा शुरू कर दी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ही हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां सभी यात्रियों को एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट से होकर गुजरना था, और इसमें आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आर्मी यात्रियों को बैच वाइज आगे छोड़ रही थी, जिससे कि आगे ज़्यादा भगदड़ ना मचे और सभी यात्री आराम से यात्रा पर आगे बढ़ते रहें। यहाँ से कुछ किलोमीटर तक घोड़ों और यात्रियों का रास्ता एक ही रहता है, और
काफ़ी अच्छी चढ़ाई होने के कारण यात्रियों को चलने में थोड़ी असुविधा भी होती है। इसलिए बढ़िया यही है कि आप आराम आराम से छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते रहें और ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें। शेषनाग बेस कैंप की ऊंचाई 12,000 फीट थी और अब हम बढ़ रहे हैं वावल टॉप की तरफ, जिसकी ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है और इसकी दूरी यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर है। यहाँ आपको चारों तरफ वादियाँ बर्फ से ढकी हुई दिखाई देंगी और यहाँ टेम्परेचर भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यात्रियों को चढ़ाई करने में थोड़ा बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। और सच में इस भाई को मानना पड़ेगा, जो लोग चल के जा सकते हैं वो तो घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं और ये भाई अपने दम पर चला हुआ है। सच में यही है भोले की सच्ची भक्ति। करीब 2 घंटे चलने के बाद हम जाकर पहुंचते हैं वावल टॉप, जहां हम कुछ देर आराम करते हैं और फिर भंडारे में कुछ खाकर अपने आगे की यात्रा चालू कर देते हैं। एक बात इस यात्रा की बहुत अच्छी है कि आपको हर 2 से 3 किलोमीटर में भंडारा मिल जाता है, इसलिए आपको पूरी यात्रा में भोजन और पीने के लिए गर्म पानी की मुफ्त व्यवस्था मिल जाती है। और वावल टॉप से 2 किलोमीटर की दूरी पर है एमजी टॉप, जिसकी ऊंचाई लगभग 14,800 फीट है। एमजी टॉप पूरी यात्रा में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है और यहाँ तक पहुँचने में पैदल यात्रियों को बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। कई लोगों को तो यहाँ हाई एल्टीट्यूड की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर आर्मी के जवान आपको ऑक्सीजन सप्लाई करते रहते हैं और आपका ख्याल रखते हैं। एमजी टॉप के बाद यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ से उतराई का रास्ता शुरू हो जाता है और आप आराम से बर्फीली वादियों की खूबसूरती का नज़ारा लेते हुए यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ देर बाद आप इस विशाल भंडारे में जाकर पहुँचते हैं, जो पूरी यात्रा में सबसे हाइट पर बनाया गया है। और ये भंडारा विशाल इसलिए है क्योंकि यहाँ आपको कम से कम 200 तरह के फूड आइटम खाने को दिए जाते हैं। मतलब अगर आप चाहोगे कि आप हर एक आइटम को सिर्फ टेस्ट करो तो आप वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इतने सारे आइटम हैं। और यहीं पर यात्रियों के लिए मसाज चेयर की मुफ्त सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। यात्रा के दौरान जगह जगह पर आर्मी द्वारा फ़ोन बूथ भी बनाए गए हैं, जहां से आप अपने परिवार या दोस्तों को फ़ोन कर सकते हैं। शाम के करीब 6 बजे हम जाकर पहुंचते हैं इस खूबसूरत वैली में, जिसको पंचतरनी के नाम से जाना जाता है, और ये आज रात के लिए हमारा बेस कैंप भी होने वाला है। पंचतरनी में भी रात को रुकने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर पर्सन 600 रुपये में टेंट दिया जाता है और एक टेंट में 6 से 7 लोगों को रुकने का प्रबंध होता है। हम 4 लोगों ने यहाँ 3,500 रुपये में एक पूरा टेंट बुक कर लिया और अंदर से ये टेंट कुछ इस तरह दिखते हैं। मतलब रात बिताने के लिए ये एक ठीक ठाक ऑप्शन है। और यहाँ आपको सुबह नहाने के लिए 100 रुपये प्रति बाल्टी गर्म पानी भी उपलब्ध करा दिया जाता है। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे हम अपनी अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू कर देते हैं। पंचतरनी से अमरनाथ गुफा की दूरी है लगभग 6 किलोमीटर और ये रास्ता थोड़ा थका देने वाला है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और फिर बगल से आपके घोड़े भी गुजरते रहते हैं, जो आपको चलने में थोड़ी बहुत परेशानी कर सकते हैं। दिन के करीब 1 बजे हम इस जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ से आपको बर्फानी बाबा के सबसे पहले दर्शन होते हैं। और यहाँ से अमरनाथ गुफा भी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर और है। एक दिन यात्रा बंद रहने की वजह से आज यहाँ बाकी दिनों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा भीड़ है, पर यह हमारा सौभाग्य है कि आज सोमवार के दिन हम बर्फानी बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। अमरनाथ गुफा से 1 किलोमीटर पहले से ही आपको भक्तों की एक लंबी लाइन मिल जाती है और यहाँ पर लॉकर रूम की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ आप अपना मोबाइल कैमरा और लगेज जमा करवा सकते हैं,
क्योंकि अमरनाथ गुफा में बैग या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना अलाउड नहीं है। दिन के करीब 2 बजे हम दर्शन के लिए लाइन में लग गए थे और करीब शाम के 6 बजे हमें बर्फानी बाबा के भव्य दर्शन हो जाते हैं। सही में बाबा के दर्शन करके 4 दिन की थकावट कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। यह हमारी अमरनाथ की पहली यात्रा थी और हमारी बाबा से यही हाथ जोड़कर विनती है कि वह हमें अपने पास हर साल बुलाते रहे। और हम दिल से दुआ करते हैं कि अगर आप भी बर्फानी बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। बाबा के दर्शन के बाद करीब 7:30 बजे हम बलटाल के रास्ते नीचे उतरते हैं और आराम से चलने के बावजूद भी हम रात के 12 बजे बलटाल बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। तो ये थी हमारी अमरनाथ यात्रा की पूरी जानकारी। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके सवालों का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और फिर मिलते हैं हमारे अगले सफ़र में। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें।